हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं। ये जो टर्म इन्वेंट्री है वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेंट्री क्या होता है कि प्रोडक्शन में जितने भी मूवेबल गुड्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं। ऑल मूवेबल गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, दैट इज़ इन्वेंट्री। मूवेबल गुड्स क्या होते हैं? जो मूव किए जा सकते हैं, राइट। और इमूवेबल जो मूव नहीं किए जा सकते, लाइक लैंड, बिल्डिंग, ये सब कैसे हो गए? इमूवेबल हो गए। तो जो इमूवेबल नहीं है, जिनको हम मूव कर सकते हैं, उस तरह के गुड्स, और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। इट रिफर्स टू फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स का वो फिजिकल स्टॉक जो प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पे? बिजनेस यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। किस लिए प्रेजेंट है? कि प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईजिली हो सके, उनको हम कहते हैं ये इन्वेंट्री है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स, कॉटन, लेदर एक्सेट्रा, टूल्स, ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाईज क्या होती है? बेसिकली पेन, पेंसिल, फोल्डर्स, इन सब चीज़ें जो होती हैं उन्हें ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? आपकी इन्वेंट्री हो गई। देखिए, इन्वेंट्री दो तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्ट इन्वेंट्री और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री, राइट। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री की, तो एग्जैक्टली डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या होती है? कि वो सारे मटेरियल्स जो कि आपका जो फिनिश गुड्स तैयार होगा, प्रोडक्शन जब आपका कंप्लीट होगा तो एक फिनिश गुड्स तैयार होगा। तो जो फिनिश गुड्स में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होती है फिनिश गुड्स का, जिसके बिना आप कह सकते हैं कि ये फिनिश गुड्स रेडी हो ही नहीं सकता था, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री। जैसे आपका रॉ मटेरियल, तो अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ जो बिस्किट्स बनाती है, तो मेरा जो फिनिश गुड्स है वो क्या हो गया? बिस्किट्स हो गया, राइट। तो अगर अब ये बिस्किट्स में फ्लोर लगे होंगे, शुगर लगी होगी, ये वो रॉ मटेरियल हैं जो यूज़ किए गए होंगे और जिनके बिना ये बिस्किट्स नहीं तैयार हो सकती है। तो वो ऐसी चीज़ें जिनके बिना आपका फिनिश गुड्स नहीं दिख सकता, जो फिनिश गुड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्रीज। तो इसमें आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, इसमें आपके वर्क इन प्रोग्रेस आ जाते हैं। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? देखिए, जब रॉ मटेरियल कोई चीज़ होती है और फिनिश गुड्स तैयार होती है, तो इन दोनों के बीच में रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने आटा ले लिया और चीनी ले ली और तुरंत बिस्किट तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा। उनके आगे कुछ प्रोसेसिंग होगी। तो जो वो प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तैयार करने में, जिन स्टेजेस को हम पास ऑन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ हम कह सकते हैं कि फिनिश गुड्स से पहले जो आधा अधूरा बना हुआ चीज़, सेमी फिनिश गुड्स होता है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी काम में लगी हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। मशीन में कुछ चीज़ें पड़ी हुई रह गई हैं, अभी मटेरियल कुछ पड़ा रह गया है, प्रोसेस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ की बन जाती है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या इन्वेंट्री है? हाँ, बिल्कुल इन्वेंट्री है, ठीक है। ये कैसे इन्वेंट्री होगी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट इन्वेंट्री होगी। तो हमने कहा कि इन्वेंट्रीज क्या होती है? जितने भी मूवेबल गुड्स हों जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले, जिनसे आपका प्रोडक्शन होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होल्ड करके रखती हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो तरीके की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब डायरेक्ट हो गई। फिनिश गुड्स आपका डायरेक्ट इन्वेंट्री हो गया। लेकिन अगर बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज की, तो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन नहीं कर सकता है। मतलब वो अगर नहीं हो तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सही से रन नहीं हो पाएगा। हालांकि ये जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है फिनिश गुड्स का, मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनके बिना आप कह सकते हो, जो आपको दिखें, जो विजिबल हो कि हाँ भाई ये तो चीज़ इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है, ऐसी वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो हाइड होती हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। अब जैसे लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, टूल्स हो गए, है ना, गम हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती है, कंज्यूमेबल जो भी आइटम्स हो गए हैं, सोप्स या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोपिंग हो रही है, ब्रशेज़ हो रहे हैं, फिनाइल यूज़ कर रहे हैं आप मशीन्स वगैरह में साफ़ करने के लिए, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए है। लेकिन ये फिनिश गुड्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्री कहते हैं, राइट। तो आई होप इन्वेंट्री की मीनिंग हमारी क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हम किनको ऑल टोटल इन्वेंट्री कहेंगे,
क्या हम फिनिश गुड्स को सिर्फ इन्वेंट्री कहेंगे? तो नहीं, इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? आपके सारे रॉ मटेरियल जो आपके वेयर हाउस में रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में हैं, वो भी इन्वेंट्री कहलाती हैं आपकी। और जो बन के तैयार हो गई, फिनिश गुड्स जो तैयार हो चुका है, जो आप सेल के लिए अवेलेबल करके रखे हैं, उसको भी, उसके भी स्टॉक को हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री कहेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ये सब कुछ क्या है? इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, अब इन्वेंट्री ये कहलाता है इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, रॉ मटेरियल, स्टॉक, ये फिनिश गुड्स, ये वर्क इन प्रोग्रेस, इन चीज़ों को मैनेज कराना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। आपको पता है मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, है ना? ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब इन चीज़ों की, ये जो इन्वेंट्रीज़ हैं, इनको प्लान करना, ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको डायरेक्शन देना, इनको कब कितना कितनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब जब हम टैक्टफुली करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझना चाहेंगे तो हमें कुछ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, इन डिसीजंस को इफ़िशिएंटली मैनेज करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। तो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग में क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है कि हाउ मच टू ऑर्डर। अगर ये रॉ मटेरियल है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मैं फैक्ट्री हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है ना, मेरी फैक्ट्री है, तो मेरे सामने अगर इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात आ रही है तो मेरे लिए क्या है, बेसिक चीज़ आएगी कि मुझे ये रॉ मटेरियल्स कितना ऑर्डर करना चाहिए, है ना, फिनिश गुड्स का कितना प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर करना चाहिए। अगर फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री ही है तो मार्केट में कितने फिनिश गुड्स की डिमांड है, तो हमें प्रोडक्शन के लिए कितना फिनिश गुड्स ऑर्डर करना चाहिए, तो हाउ मच टू ऑर्डर। ठीक है, जिसके लिए हम क्या डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, हमको अगर रॉ मटेरियल ऑर्डर करानी है तो कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर कराएं, तो ये जो डिटरमाइन करना है, ये डिसीजन लेना होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन डिसीजन को एफिशिएंटली लेती है, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और हम क्या करते हैं, व्हेन टू प्लेस ऑर्डर, कब हमें ऑर्डर दे देना चाहिए, हमारे पास कितना स्टॉक है और कितने स्टॉक के बाद हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, जिससे कि हमें किसी तरीके की प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम फेस आउट ना करनी पड़े। राइट, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रीऑर्डर पॉइंट, इसका आंसर क्या होता है कि हम रीऑर्डर पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई अब हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, सिमिलरली हाउ मच सेफ्टी स्टॉक शुड बी कीप्ट, कम से कम कितना स्टॉक हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कभी भी ऐसा ना हो कि हम कह सके कि हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, अब कुछ दिन के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसा सिनेरियो हमारे सामने कभी ना आए, इसलिए सेफ्टी के लिए हमें कितना स्टॉक मेंटेन करके चलना चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इनके जैसे सेफ्टी स्टॉक के लिए हम क्या डिसाइड करते हैं, सेफ्टी स्टॉक लेवल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ही सेफ्टी स्टॉक लेवल है, इस लेवल से कम हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ही रहे तभी हमें ऑर्डर कर देना है ना, तो इतना हमें मेंटेन करके चलना है। तो ये इन्हीं डिसीजंस के लिए जो आता है आपके सामने, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर है आपको? तो बेसिकली अगर कहें कि इन डिसीजंस को वेल ऑर्गेनाइज साइंटिफिकली मैनेज करना, उसका डिसीजन लेना, है ना, इन प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को ढूंढना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ। अब अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि आखिर इन्वेंट्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत ही क्या, हमें रॉ मटेरियल रखने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है फिनिश गुड्स बनाने के बाद रखने की, वर्क इन प्रोग्रेस में सामान रखने की क्या ज़रूरत है, भाई जितना है उतना करके हटाओ, क्या ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि 3 मोटिव हमारे होते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। एक ट्रांजैक्शन मोटिव क्या कहता है कि हमेशा मार्केट में अगर हमारी डिमांड हो रही है तो हमारे पास हमेशा इनपुट प्रोडक्शन के लिए बना रहे, ऐसा कभी सिनेरियो ना आए कि हमारे पास इनपुट ही ना हो, प्रोडक्शन ना कर पाए, तो हमेशा हमारी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल रहे, हम ऑन डिमांड अपनी चीज़ें पूरी करते रहें, तो सप्लाई अच्छे से रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहे, ट्रांजैक्शंस अच्छे से होते हैं, इसके लिए हमारे पास इनपुट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। प्रिकॉशनरी मोटिव कि कल को कभी भी सप्लाई ऑफ चेन में कोई प्रॉब्लम आती है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो या कभी कुछ मार्केट सिनेरियो गड़बड़ हो जाता है या हमारे सप्लायर में कुछ इशू आ जाता है, तो प्रिकॉशन के तौर पर हमें हमेशा अपनी इनपुट्स तैयार रखने चाहिए। तो इस वजह से भी हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हैं और ये डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। एंड थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या कहता है आपसे कि हमें पता होता है कि भाई इस चीज़ की प्राइस तो फ्यूचर में बढ़ सकती है,
है ना, कल को इसकी प्राइसेस कम होंगी या बढ़ जाएंगी, तो फ्यूचर में जो प्राइसेस में वेरिएशन आने वाला है, इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कहीं ना कहीं होर्डिंग करना शुरू करते हैं, बचा बचा के रखना शुरू कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो जब हमें इन्वेंट्री मेंटेन करना होगा तो हमें इन्वेंट्री डिसीजन लेना होगा, और हम डिसीजन एफिशिएंटली ले पाएँ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टैक्टफुली इस चीज़ पे काम करना होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल। अब हम जब ये मैनेजमेंट ले रहे हैं ना, हम ये इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। ठीक है, ये डिसीजंस हैं जिनके लिए ही हम, जिसको ही हम कह रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भाई यही चीज़ें तो हमें लेनी है, इन्हें डिसीजंस के लिए ही तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात हुई। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी चीज़ को कैसे करना है, तो एक होता है इन्वेंट्री लेवल। अब इन्वेंट्री लेवल हम क्यों डिटरमाइन करते हैं कि ऐसा सिनेरियो ना कभी हो कि हम ओवर स्टॉक हो गए हैं या अंडर स्टॉक, तो आपकी कंपनी ओवर स्टॉकिंग के सिनेरियो में ना फंसे, अंडर स्टॉकिंग के सिनेरियो में ना फंसे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस स्टॉक का, इस इन्वेंट्री के लेवल का, है ना, इस स्टॉक के लेवल को डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डिटरमाइन करना होता है वो कैसे होता है, ये अब हम देखते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, कॉस्ट को मिनिमाइज करो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अब कॉस्ट मिनिमाइज करने का मतलब इन्वेंट्री को सही तरीके से मेंटेन करके रखो, इनपुट हमेशा अवेलेबल रहे, ऐसा ना हो सके जैसे अब मान लीजिए, आप समझिए इस चीज़ को कि मान लीजिए हमने लेबर रखे हैं पर हमारा इनपुट ख़त्म हो गया, अब लेबर रखे गए हैं और आपका रॉ मटेरियल ख़त्म है, तो फैक्ट्री में काम बंद हो गया है। अब आप लेबर तो अपॉइंटेड हैं, है ना, उनको सैलरी तो जाएगी उस दिन की क्योंकि वो आए हैं, उनकी प्रेजेंट हुई है, पर प्रोडक्शन तो आपका कुछ हुआ नहीं क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल कम है। तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। तो क्या करना होता है कि हमारा मेन काम क्या है कि हम इन चीज़ों को इस हिसाब से मेंटेन करें कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज आए, है ना। लेबर 10 थे तो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा लें तो हमारी कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी, उनकी लेबर हम जो है लेबर कॉस्ट जो होगी हम इसी से अपॉर्शनमेंट करा लेंगे। तो मतलब क्या है कि हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जिससे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो बढ़े। तो कोई भी मैनेजर होता है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो फर्म में है जो इन्वेंट्री का लेवल है वो हम सही से डिटरमाइन कर पाएँ, उसको सही से मेंटेन कर पाएँ। तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो एक होता है आपका ऑर्डर क्वांटिटी, एक होता है आपका लीड टाइम, एक होता है सेफ्टी स्टॉक, एंड द लास्ट वन इज रीऑर्डर पॉइंट। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेवल, इन्वेंट्री के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लेवल मैंने आपको बता दिया कि लेवल मतलब कि स्टॉक ओवर स्टॉक ना हो या अंडर स्टॉक ना हो, इस सिनेरियो में आप ना फंसे, इसी के लिए हमको अपने लेवल को डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिटरमाइन करने की जब हम बात करते हैं तो ये लेवल कैसे डिटरमाइन होते हैं, हम मैक्सिमम लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं, हम मिनिमम लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं, हम ऑर्डर पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, हम डेंजर स्टॉक पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। हम इन सारे पॉइंट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमारा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन रहता है। क्लियर है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ही इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में। फिलहाल यहाँ पे अगर बिजनेस ऑपरेशंस में बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे पॉइंट सामने आते हैं। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मुझे रॉ मटेरियल मंगाना है, ठीक है, तो अब रॉ मटेरियल स्टॉक में मेंटेन करने के लिए मैं रॉ मटेरियल मंगाना है, तो रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी प्लेस की जाए, हम अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करवाएं, तो दैट इज़ ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन आइटम, पर्टिकुलर जो आइटम है उसकी कितनी यूनिट्स मुझे मंगानी है, हाउ मच टू ऑर्डर, अपने वेंडर या सप्लायर से कितना के ऑर्डर प्लेस करवाएं, कितना मंगा लें कि भाई 2 लाख पीस दे दो मुझे, 5 लाख पीस दे दो मुझे, 6 लाख का मुझे रॉ मटेरियल दे दो, मतलब 6 लाख पीसेस दे दो, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे मंगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर क्या करता है, ये ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मतलब क्या हो गया ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि ना ज़्यादा आप ऑर्डर प्लेस करवा दो और ना कम ऑर्डर प्लेस करवा दो, आप एक इफिशिएंट और ऑप्टिमम ऑर्डर प्लेस कराओ अपने सप्लायर से। तो इस तरह का डिसीजन किसको लेना पड़ता है, इन्वेंट्री मैनेजर को लेना होता है। ठीक है, अब ऑर्डर क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं और ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ,
राइट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमसे यही कहता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए, सप्लायर से कितना मंगाना चाहिए। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए न्यूमेरिकली ये सॉल्व होता है। EOQ जो है न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है, जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं कि √2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल कंजम्पशंस, है ना, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब होती क्या है वो हम एक एक करके जब EOQ सॉल्व करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लीड टाइम क्या होता है। देखिए, लीड टाइम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम व्हेन अ कंपनी प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाईज टू व्हेन दोज आइटम्स अराइव्स। तो जैसे कि मुझे रॉ मटेरियल मंगाने हैं, तो आज अगर मैंने कंपनी से प्लेस किया ऑर्डर, ठीक है, कि मुझे 5 लाख रॉ मटेरियल चाहिए सप्लायर को, तो आज से और 5 लाख के रॉ मटेरियल वापस मेरे यहाँ पे जिस दिन कंपनी में आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ डेज लगे, दैट इज कॉल्ड लीड time, right? So it is a difference between the point when need for material has emerged. आज मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट हुई है, तो आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एंड एक्चुअल रिसीविंग ऑफ मटेरियल जिस दिन रिसीव हो जाता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितना टाइम गैप है, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। ठीक है, ये एक्चुअली गैप है, टाइम गैप को लीड टाइम कहते हैं। क्लियर है? सो लीड टाइम इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, रिक्विजिशन टाइम एंड प्रोक्योरमेंट टाइम। अब ये क्या होता है, रिक्विजिशन टाइम एंड प्रोक्योरमेंट टाइम क्या होता है? देखिए, रिक्विजिशन टाइम का मतलब आपको जब ज़रूरत महसूस हुई, रिक्वायरमेंट जब हुई, जब आपने रिक्विजिशन तैयार किया, परचेज रिक्विजिशन तैयार किया कि परचेज का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट कराई, तो वो दिन है ना, वो प्लस कर लो, उतने प्रोसेस में जितना दिन लगा, प्लस प्रोक्योरमेंट टाइम, जब सप्लायर के पास से उसको डिलीवर करने में जितना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो जो आया दैट इज लीड टाइम, है ना। तो इसका मतलब ये क्या टाइम गैप है कि आपने प्लेस किया ऑर्डर और आपके घर, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री में वो मटेरियल या चीज़ सप्लाईज हो गई, उस टाइम गैप को ही हम कहते हैं लीड टाइम, राइट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लीड टाइम को इफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी एंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अवेलेबिलिटी एंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया कि किस नेचर की इन्वेंट्री की आपको ज़रूरत है ना। तो अब जैसे कि अगर इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो भी स्टॉक आपको, जो रॉ मटेरियल आपको मंगवाने हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका लीड टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। जो वेंडर है आपका, सप्लायर्स के पास सफिशिएंट स्टॉक है तो लीड टाइम कम लगेगा, पर वो अवेलेबल नहीं है तो लीड टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये लीड टाइम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अवेलेबल है स्टॉक में या नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द बायर एंड वेंडर, अगर आप जिससे परचेज करते हैं आपका सप्लायर वो बहुत दूर रहता है, ठीक है, मतलब वो दूसरे स्टेट में रहता है या दूसरी कंट्री में रहता है और आप किसी और जगह रहते हैं, तो आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं लीड टाइम होता है, क्योंकि ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लीड टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। आपके ऑर्डर प्लेस करना, फिर वहाँ से सामान पहुँचना, यही तो लीड टाइम है। तो दूर है तो फिर ज़्यादा लीड टाइम लगेगा, कम है तो फिर लीड टाइम कम लगेगा। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का हम समझिए कि जैसे मान लीजिए डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड। तो डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, डिमांड बहुत लो होती है ना, क्योंकि टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो कंपनीज में, मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है। जब डिमांड कम है और आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वो फटाफट आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, तो उस वक्त में लीड टाइम कम लगेगा, है ना, आपका ऑर्डर तुरंत प्लेस हो जाएगा, आपको तुरंत सप्लाई मिल जाएगी। पर अगर बूम पीरियड है, तो बूम पीरियड है मतलब मार्केट में एकदम पीक है, डिमांड बहुत पीक पे, बिजनेस बहुत पीक पे है, तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, बहुत सारी डिमांड होगी। जब बहुत डिमांड होगी तो आपके डिमांड को कंप्लीट करने में मुझे टाइम लगेगा, तो लीड टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगी। तो स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल भी बहुत मैटर करते हैं लीड टाइम में, कि लीड टाइम कम है या ज़्यादा है। देखिए, लीड टाइम भी मैक्सिमम लीड टाइम होता है, मिनिमम लीड टाइम होता है और एवरेज लीड टाइम होता है। एवरेज लीड टाइम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम लीड टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लग सकता है, मिनिमम लीड टाइम कम से कम कितना दिन लग सकता है, दोनों को प्लस करते, डिवाइड बाय 2 करते, दैट इज योर एवरेज लीड टाइम। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट मतलब क्या होता है कि अगर एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, सामान आ गया, अब हमारे यहाँ स्टॉक चल रहा है, अब दोबारा हमें कब ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट हमको किस पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है? इन्वेंट्री लेवल वेयर परचेज ऑर्डर फॉर न्यू स्टॉक मस्ट बी इनिशिएटेड। हमें दोबारा कब करना है? इज अ स्पेसिफिक लेवल एट विच योर स्टॉक नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड। मतलब आपको बताना है कि भाई इतना स्टॉक है, अब कितने स्टॉक के बाद, जैसे मेरे पास, मुझे 5 लाख मटेरियल चाहिए होता है, मेरा 5 लाख का मटेरियल एक बार ऑर्डर में आ गया, अब काम चल रहा है, तो 2 लाख बचा है, 1 लाख बचा, 3 लाख बचा, कितना अभी स्टॉक मेरा बचा हुआ है कि मुझे दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ये भी डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि 5 लाख पूरा खत्म हो जाएगा तब आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई कितना ऑर्डर आपके यहाँ बचा, कितना स्टॉक में रहे,
तभी आप दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो ये होता है रीऑर्डर पॉइंट, इसी को कहते हैं, राइट। तो रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड होता है, इसी को रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कितना मटेरियल आप एक दिन में यूज़ कर डालते हैं, और अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और सप्लाईज आती है तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब इतना तक का तो स्टॉक मेंटेन करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे अगर बहुत ज़्यादा अगर एक दिन में प्रोडक्शन होगा तो 2000 का मटेरियल यूज़ हो सकता है, और आपका एक बार अगर आप ऑर्डर मंगाते हैं तो 10 दिन लग जाता है ऑर्डर आने में। तो इसका मतलब कि आपके यहाँ पे कितना स्टॉक रहे तभी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, 2000 मल्टीप्लाई बाई 10, 20,000 का अगर आपके यहाँ स्टॉक अभी है तभी आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया रीऑर्डर पॉइंट कि कितना अभी आपके पास लेवल मेंटेन रहे स्टॉक का कि तभी आपको दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी स्टॉक क्या कहता है। सेफ्टी स्टॉक कहते हैं कि इट इंडिकेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक दैट शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन स्टॉक सो दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ अ स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जैसे ये हो गया कि कम से कम इतना तो सेफ्टी के लिए आपके पास होना ही चाहिए, है ना, कि आपका कभी भी प्रोडक्शन ना रुकने पाए। तो सेफ्टी स्टॉक है ना कि इतना तो मेंटेन। एक और आता है डेंजर स्टॉक। डेंजर स्टॉक मतलब कि अगर आपका स्टॉक का लेवल यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम है। जितनी जल्दी हो सके आप अपना नया ऑर्डर जो गया हुआ है, आपने प्लेस किया हुआ है, उसको फटाफट मंगवा लीजिए, क्योंकि अब आपका लेवल डेंजर तक आ गया है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो सकती है। तो उसके पहले क्या आ जाता है, हमारा सेफ्टी लेवल आ जाता है। सेफ्टी स्टॉक कहता है कि कम से कम इतना तो हमेशा आपकी फैक्ट्री में मेंटेन रहना ही चाहिए। सो दैट is a quantity of a product which is stored in the warehouse to prevent an out of stock situation। तो हम कहें कि आउट ऑफ स्टॉक है, हमारे पास है ही नहीं है। अब आप देखते हैं कभी कभी कुछ सामान खरीदे जाते हैं तो आपका दिखता है कि मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, तो कंज्यूमर है, मार्केट में दिख रहा है सामने, लेकिन आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आप उस चीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, बेनिफिट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट हैम्पर कर रही है आपकी। वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, आपने मैनेजमेंट सही से नहीं रखा स्टॉक का। तो आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन में ना पहुँचे, आपकी प्रोडक्शन बंद ना हो जाए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना रुके, इसके लिए कितना स्टॉक आपको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक दैट इज कॉल्ड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक या रिजर्व स्टॉक या मिनिमम स्टॉक या मिनिमम लेवल। मतलब मिनिमम इतना तो स्टॉक रखना ही। जैसे मैं 5 लाख अपने मंगाती हूँ तो मैंने कह दिया किसी भी कीमत पे हमारे पास 50,000 का स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन में 2,000 1,000 एक स्टॉक बनते हैं। तो 50,000 रहेगा तो हमारा जब तक दूसरा हमारे पास मटेरियल आ जाएगा तब तक हमारा ये मटेरियल चलेगा। तो 50,000 का स्टॉक तो हर कीमत पे हमारे पास हमेशा बना रहना चाहिए। तो दैट इज़ आवर सेफ्टी स्टॉक। अब ये कैसे निकलता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो ऑर्डर पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल जो था आपका, तो ऑर्डर पॉइंट में से जब हम एवरेज यूजेज रेट मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली यूज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दैट इज रीऑर्डर लेवल। हमने देखा था लास्ट टाइम कि मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है एक बार आपको सप्लाई आने है हमें, तो उसका हो गया ऑर्डर पॉइंट। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे कि ऑन एन एवरेज आप कितना डेली यूज करते हैं और ऑन एन एवरेज आने में कितना टाइम लगता है। अगर नॉर्मल आएगा आपका सामान तो कितने दिन लग जाएंगे आने में, तो उतना आप जब माइनस कर देंगे तो आपका सेफ्टी स्टॉक निकल आएगा कि इतना तो आपको मेंटेन करके रखना ही है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग किस पे डिपेंड करती है, आपकी इन्वेंट्रीज पे, आपके स्टॉक्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास सही क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्रोडक्शन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स नहीं तैयार होंगे, सेल्स नहीं होगी, तो मतलब पूरी तरीके से बिजनेस कंसर्न आपकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आपके पास जो आपके स्टॉक्स हैं वो सही तरीके से मेंटेन हो और मैनेज हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स या इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बात की जाती है कि स्टॉक्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ क्वांटिटीज़, कैसे क्वांटिटीज़ को ऑर्डर करना चाहिए, इन्वेंट्रीज़ का क्या लेवल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वहीं पर ये भी बताया जाता है कि इन्वेंट्रीज़ को कैसे संभाल के रखना चाहिए। तो इन स्टॉक्स को संभालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स दी गई जो आपको ये बताती हैं कि आप स्टॉक्स को
कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन सा स्टॉक किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे आप उनको कंट्रोल करिए। तो जैसे हमें पता है कि बहुत सारे स्टॉक है, पर ये वाले स्टॉक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपना कंट्रोल ज़्यादातर किस पे लगाएंगे, उस स्टॉक पे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी थोड़े लूज हो जाए, बाकी पे थोड़ा ध्यान ना जाए चलेगा, पर ये जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इन्वेंट्रीज़ को जब मेंटेन करना है, इन्वेंट्रीज़ को जब कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन सी इन्वेंट्री किस तरह से इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए अलग अलग टेक्निक्स दी गई, अलग अलग टेक्निक्स ने अलग अलग तरीके बताए जिसके बेसिस पे आप अपने इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ABC मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ABC मेथड में क्या कहा जाता है, इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड कहते हैं। ABC का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, राइट। अब ABC 3 कैटेगरी है बेसिकली, पर यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है, इसे और भी एक नाम से जानते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मतलब हर एक आप स्टॉक्स को प्रोपोर्शनेटली वैल्यू करेंगे कि कितनी वैल्यूएबल है, उस तरह से उसको डिवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड भी कहते हैं और ABC मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड होता है वो कंसंट्रेट किस चीज़ पे करता है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पे, जिससे कि हम उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो ये क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट को कंट्रोल करो और एक्सेप्शंस को साइड करो। तो बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेट करने वाला है। ये पूरी इन्वेंट्रीज को बाइफरकेट कर देगा कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या कम इंपॉर्टेंट है, और उनके बेसिस पे उस पर कंट्रोल लगाता है। तो ये क्या करते हैं, आपके पास जितने भी स्टॉक्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, A, B, C, राइट। अब A और B, C का अपना अपना मतलब होता है। जैसे A का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो जो ग्रुप A में ये लोग मटेरियल रखेंगे वो क्या होगा, ये कॉस्टली आइटम्स होंगे, जो कि 10 to 20% ऑफ टोटल आइटम्स होंगे। मतलब जो पूरे मटीरियल होगा ना, टोटल मटीरियल आपके पास जो होगा आपकी कंपनी में, उन टोटल मटीरियल में अगर इनके नंबर्स या इनकी क्वांटिटी की बात करें तो सिर्फ ये 10 या 20% के होंगे। लेकिन जब इनकी वैल्यू की बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी की है, तो वो अबाउट 50% या मोर देन 50% की होते हैं, ठीक है। उन्हें उस तरह के आइटम्स को हम ग्रुप A में रखते हैं। सपोज करिए कि जैसे अगर एक गोल्ड स्मिथ की शॉप है, तो गोल्ड स्मिथ की शॉप पे आपके पास डायमंड भी है, गोल्ड भी है और अदर मेटल्स भी रखे गए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जितने भी स्टॉक रखे गए हैं उसमें जो गोल्ड है, गोल्ड की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में, 10 पूरे स्टॉक को देख लेंगे तो 10 to 20% होगी। लेकिन अगर पूरे टोटल स्टॉक में इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस गोल्ड, इस डायमंड को हम किस कैटेगरी में रख देंगे, ग्रुप A की कैटेगरी में रख देंगे, राइट। इसी तरह इस तरह की चीज़ जो हमारी ग्रुप A की कैटेगरी होगी उस पर हमें क्या करना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पूरे स्टॉक में सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है और क्वांटिटी कम है, तो इस पर कंट्रोल अच्छे से लगाया जा सकता है, राइट। अब इसकी बात करते हैं ग्रुप B की। तो ग्रुप B में किस तरह के मटेरियल को रखा जाएगा, जो टोटल आइटम्स का 20 to 30% कवर कर रहा हो, लेकिन और जो टोटल वैल्यू है, मतलब पूरे स्टॉक की जो वैल्यू रखें उस वैल्यू का 30% हो, तो उस तरह की कैटेगरी के आइटम्स को हम ग्रुप B में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह के आइटम्स पे हमारा मॉडरेट कंट्रोल रहेगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है। अब ग्रुप C में हम क्या रखेंगे, ऐसे आइटम्स को रखते हैं जो 70 to 80% कवर कर रहे हो, मतलब क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा हों लेकिन वैल्यू में ये सबसे कम होता है। जैसे अब लोहे हैं, आयरन है, ये सब क्या होते हैं, लोहे की रॉड्स वगैरह क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बात वैल्यू की करें तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह के आइटम को हम कहाँ रख देंगे, ग्रुप C में। मतलब पूरे मटीरियल को उनकी वैल्यू और उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर दे रहे हैं। तो जो बहुत वैल्यूएबल होंगे और क्वांटिटी कम होगी उसको ग्रुप A में डाल दीजिए, जो उससे कम वैल्यूएबल है, उससे कम क्वांटिटी, उसको ग्रुप B में डाल दीजिए, और जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन उनकी वैल्यू कम है उसको ग्रुप C में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इन्वेंट्री को मेंटेन कर लिया। अब ग्रुप C वालों पे कंट्रोल ना भी है तो ठीक है। जैसे आप देखते हैं रेलवे वगैरह में, रेलवे की कंपनीज़ में जो रेलवे पटरीज़ वगैरह हैं वो बाहर पड़ी हैं रोड पे, मतलब सॉरी आपके रेलवे पटरीज़ पे पड़ी हैं, ट्रांसफार्मर्स वगैरह पड़े हैं तो पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो क्वान्टिटी में ज़्यादा हैं पर वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग, अगर टोटल उनके स्टॉक की वैल्यू में देखें तो उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। इस तरीके से इस तरह से हम इनको ABC कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लूज़ कंट्रोल रहेगा तो
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज VED एनालिसिस मेथड। तो VED एनालिसिस मेथड क्या होता है? दिस टेक्निक इज आइडियली सुटेड टू स्पेयर पार्ट्स इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइक ABC एनालिसिस। तो ये VED एनालिसिस भी इस तरह कहाँ पे यूजफुल होती है? जो स्पेयर पार्ट्स के होते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्रीज में स्पेयर पार्ट्स वगैरह को रखा जाता है, उन जगहों के लिए ये टेक्निक यूजफुल होती है, जस्ट लाइक ABC एनालिसिस यूजफुल थी। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उसके यूज़ के बेसिस पे, कि इन्वेंट्रीज को कितना यूज़ किया जाता है उसके बेसिस पे। तो V क्या कहता है? V वाइटल होता है, E एसेंशियल होता है और D डिजायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज होता है। मतलब ये हम यहाँ पे जब क्लासीफाई करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में किसको रखें, तो हम ये देखने वाले हैं कि वो कितना यूज़फुल है। जो ज़्यादा यूज़फुल होगा उसको V में रख देंगे, उससे ज़्यादा फिर E में, और जो सबसे कम है जिसका होना ना होना ठीक है वो डिजायरेबल में रख देंगे। यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो जैसे V है, वाइटल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा जिसका है। तो ये क्या होता है? ये रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो इस तरह के आइटम्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर ये नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, है ना। इसकी अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये रेगुलरली ज़रूरत है आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, इसको आप वाइटल में रख दीजिए। जैसे कि अगर मशीन है तो मेन मशीन इंपॉर्टेंट है, अगर मशीन ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन किस पे करेंगे? तो ये क्या हो गया? हमारा वाइटल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज की। तो इसेंशियल आइटम्स कौन कौन से होते हैं? ये कंसीडर्स करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ये ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम आपको प्रोडक्शन बिल्कुल बंद ही हो जाने वाला है। ये अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है और बाद में मतलब आप उसको ले लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो मतलब आप इसकी नॉन अवेलेबिलिटी से थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर कर एडवर्स इफेक्ट में रहता है, अदरवाइज ठीक हो जाता है। तो ये क्या हो गया? इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज हो गया। D बात क्या होता है? डिजायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज। ये क्या कहता है आपसे कि डज नॉट अफेक्ट दी प्रोडक्शंस डायरेक्टली। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करता है, और ये क्या करता है? प्रोडक्शन को फैसिलिटेट्स करता है, मतलब उसके होने से प्रोडक्शन और अच्छे से स्मूथली हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं डिजायरेबल। जैसे कि मान लीजिए ग्लू वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह हो गई, तो ये डिजायरेबल इन्वेंट्रीज हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाने वाला है, लेकिन हाँ अगर ये होगा तो प्रोडक्शन बहुत स्मूथ होगा, राइट। अब जैसे वाइटल की अगर बात करते हैं, मान लीजिए आप वुडन फर्नीचर्स की कंपनी है और वुड ही आपके पास नहीं है, तो फर्नीचर कैसे बनेगा? तो ये कैसे? वुड क्या हो गया? वो वाइटल हो गया। अगर ये नहीं तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को क्लासिफाई किया जाएगा, किसकी ज़्यादा यूज़ है, किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं SDE क्लासिफिकेशन। तो इस मेथड के थ्रू हम इन्वेंट्री को क्या करते हैं? इसको बाइफरकेट करेंगे हम इन्वेंट्री को। और कैसे करेंगे? यहाँ पे हम इसकी स्कैरसिटी मतलब सप्लाई के बेसिस पे करते हैं कि कौन सा मटेरियल जो इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं उनकी सप्लाई कैसे है। तो जिस तरह से उसकी सप्लाई हमारे पास होगी उस तरह के इसको क्लासीफाई कर देंगे, राइट। जैसे S क्या हो गया? स्केयर्स। D क्या हो गया? डिफिकल्ट टू प्रोक्योर। और E क्या हो गया? इजी टू प्रोक्योर। तो मतलब स्केयर्स आइटम्स हैं, बहुत कम सप्लाई अवेलेबल होती है, तो उनको इस ग्रुप में डाल दीजिए। इनको संभाल के रख पाना डिफ़िकल्ट है तो इसको डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर D कैटेगरी में रख दीजिए। इनको प्रोक्योर कर पाना इजी है, रखना इजी है, तो इनको इजी टू प्रोक्योर में रख दीजिए, E कैटेगरी में रख दीजिए। तो आप इसको सप्लाई के बेसिस पे, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, राइट। तो जैसे विद दिस एनालिसिस स्केयर्स प्रोडक्ट आर यूजुअली इंपोर्टेड, टेक लॉन्गर टू अराइव एंड सप्लाई इज हार्डर टू कम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्केयर्स में जैसे हमने रख दिया इंपोर्टेड आइटम्स को। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स को स्केयर्स इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ईजिली नहीं होगा, हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रोसीजर लगेगा। तो इस तरह के आइटम्स को हम किस कैटेगरी में रख देंगे? स्केयर्स कैटेगरी में रख देंगे, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग रीजंस के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो दिस टेक्निक ट्राइज टू हैंडल प्रॉब्लम फेस इन लीड टाइम एनालिसिस एंड परचेजिंग स्ट्रैटेजीज। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है वो आपको हेल्प करती है आपके परचेज स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने के लिए, और लीड टाइम की जो प्रॉब्लम होती है, टाइम गैप की जो प्रॉब्लम होती है, उसको हैंडल करने के लिए। तो जब आपने अलग अलग कैटेगरी बना दी, स्केयर्स बना दिया, आपको पता है कि ये इस तरह के आइटम्स को इंपोर्ट करना होता है, तो इनको बहुत संभालने की ज़रूरत है, राइट। अब इनकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल हो तभी आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केयर्स है, इनका टाइम गैप बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी को आपने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, डिफ़िकल्ट टू इजी टू प्रोक्योर। तो ये आपके लिए क्या हो गया? इन्वेंट्री को मैनेज कर पाना आपके लिए ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, दैट इज FNSD एनालिसिस। FNSD एनालिसिस क्या कहता है? तो इट लुक्स एट क्वांटिटी, कंजम्पशन रेट एंड हाउ ऑफन द आइटम इज इशूड एंड यूज। तो FNSD एनालिसिस के बेसिस पे जब हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं तो ये टेक्निक क्या करती है, ये क्वांटिटी को देखती है कि कितनी क्वांटिटी है, इसको कितना कंज्यूम किया जाता है, प्रोडक्शन में कितना यूज़ किया जाता है, और इसको कितनी जल्दी इशू किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी जो है आपकी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बार बार इस आइटम को मंगा रहा है, तो ये बार बार इशू किया जाता है आपके पास से, तो कितनी जल्दी, कितना ऑफन ये इशू होता है आपके यहाँ से, इसका कंजम्पशन रेट कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये है ना। एक बार जब यूज़ करने के लिए मंगाया जाता है तो 100 पीसेज यूज़ करने के लिए मंगाया जाता है, तो कंजम्पशन रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी होती है, उसके बेसिस पे हम FNSD एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या कहता है, फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग और डेड स्टॉक। तो FNSD का ये मूविंग के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे फास्ट मूविंग हो गया, दैट इज F। तो आइटम इन योर इन्वेंट्री स्टॉक दैट आर इशूड और यूज फ्रिक्वेंटली। तो आपके स्टॉक में, आपके इन्वेंट्रीज में वो आइटम जो फ्रिक्वेंटली मंगाया जा रहा है, बार बार इशू किया जा रहा है, उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, फास्ट मूविंग में। ये बार बार मंगाया जाने वाला आइटम है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा इसके लेवल को, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, हमेशा इसको मंगाया जाता है। तो इसके लेवल पे आपको बार बार चेकिंग करनी होगी, इस पर कंट्रोल भी बार बार देखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग मेजर्स पे ज़्यादा अप्लीकेबल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, राइट। इसी तरह बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल मूविंग गुड्स की। तो नॉर्मल मूविंग क्या होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन में रेगुलरली यूज़ किया जाता है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि हमेशा ही इशू किया जाता है, पर रेगुलर बेसिस पे इसका प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो मे बी नीडेड टू बी परचेज एंड स्टोर्स प्रोबेबली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। तो इस तरह के आइटम्स जो होते हैं वो साल में 1 या 2 बार ही परचेज किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं नॉर्मल मूविंग, क्योंकि इसका नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो इसको 1-2 बार मंगा के आप रख लीजिए आराम से। अब स्लो मूविंग क्या हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं, साल में 2 बार या 1 बार आपका, मतलब 2 साल में 1 बार आपका आ जाता है। ये वो क्या था कि 1 साल में 2 बार या 1 बार मंगाया जाता है, ये 2 साल में 1 बार मंगाया जाने वाला है स्लो मूविंग। 1 बार मंगाया, आप रखा रहा है, 1-आध बार ये इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो अब डी क्या हो गया, डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक मतलब जिसका इस्तेमाल होना ही नहीं है, अब है, आ गया, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये प्रोडक्शन में यूज़ होता ही नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेड स्टॉक हो गया। तो आप अपने इन्वेंट्रीज़ को इस तरीके से क्लासीफाई कर लीजिए और उसके हिसाब से कंट्रोलिंग मेजर लगा दीजिए। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं। इसी तरीके से एक टेक्निक होती है HML एनालिसिस। HML एनालिसिस क्या कहती है, तो इस एनालिसिस में क्या करते हैं, इन्वेंट्री को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, और उसका बेसिस क्या होता है, प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस। प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस में, तो जो मटेरियल आपने मंगा रखा है या जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल होने वाला है, उसकी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब सपोज करिए कि मैं जो भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे आते हैं उसकी प्राइस क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। तो H मतलब हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा, ये ज़्यादा महंगे आए, ये इन्वेंट्री ज़्यादा महंगी आई है, तो इसको H कैटेगरी में रखिए, क्योंकि महंगी इन्वेंट्रीज है, इस पर कंट्रोल ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। M मीडियम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, मीडियम कॉस्ट इस पर लगा है। और L आपका क्या है, लो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, इसका खर्चा कम है, मतलब ये कम प्राइस की इन्वेंट्रीज हैं। तो इस बेसिस पे, इन्वेंट्री की कॉस्ट के बेसिस पे हम HML एनालिसिस को बाइफरकेट कर लेते हैं, राइट, और उसी के हिसाब से इस पर कंट्रोलिंग मेजर लगा लेते हैं। एक और टेक्निक है SOS एनालिसिस। तो SOS एनालिसिस कैसे है, तो यहाँ पे मटेरियल को जो हम कैटेगराइज करते हैं वो नेचर ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, कि सप्लाई के बेसिस का इन द सेंस क्या है कि सीजनल एंड ऑफ सीजनल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, SOS का मतलब भी यही हुआ, सीजनल एंड ऑफ सीजनल मटेरियल्स, कि सीजनली कौन ज़रूरत रहते हैं, तो उनको एक तरह से परचेज करके आप रख लोगे, क्योंकि ये सीजनल नेचर के हैं, तो इनको परचेज करना, स्टोर करना एक साइड रख लो आपको, और जो ऑफ सीजनल है उनको साइड कर दीजिए आप, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बाद में होगी, तो इनको बाद में परचेज करके इनको साइड कर देते हैं। तो इस बेसिस पे भी आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो इनपुट्स होते हैं वो इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स होते हैं, लाइक ये सीज़न पोटैटोज़ का है, ये सीज़न ग्रीन वेजीज़ का है, ये सीज़न पीज़ वगैरह का है, तो ये आपका क्या है, ये राइस का सीज़न है। तो ये क्या होता है, सीजनल चीज़ें होती हैं, उस तरह से उस मटेरियल को मंगाया जाता है, ऑफ सीजन में उस तरह से मेंटेन करके रखा जाता है। तो दैट इज़ SOS एनालिसिस। तो ये जो है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज़ गोल्फ एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है जो कि इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और कई बार पूछी जाती है। तो बेसिकली देखिए, गोल्फ का मतलब यहाँ पे समझिएगा, ये भी हम सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही बाइफरकेट करते हैं। तो जैसे जी का क्या मतलब हो गया, गवर्नमेंट। तो ये वो मटेरियल्स होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू आते होंगे, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ इनके आने में लंबा टाइम लगने वाला है, लॉन्ग लीड टाइम लगेगा। तो इसलिए इन मटेरियल को आप एक साइड रखिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इसको एक साइड रखिए, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे चीज़ें होती हैं, उनसे पास होती हैं, तो ये एक साइड रखिए।
ओ से क्या हो गया ऑर्डिनरी, तो इनको मॉडरेट लीड टाइम लगता है, कम टाइम लगता है इनको लेने में, ऑर्डिनरीली ये हो जाती हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको एक साइड क्लासीफाई कर दीजिए। फिर आपका गया लोकल, तो इस तरह के मटेरियल लोकली अवेलेबल होते हैं, मिनिमम लीड टाइम लगता है, कम समय लगता है, और जब आपको ज़रूरत पड़े तभी अवेलेबल है, तो इनको लोकल में रख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर कम कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, ये जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लग जाएगा, तो इसको कम चेक करिए। लेकिन गवर्नमेंट वगैरह वालों को तो बहुत चेक करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। फॉरेन क्या होता है, लॉन्ग लीड टाइम, हायर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़, तो आपको क्लियरेंस के लिए, शिपिंग के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। तो जो इंपोर्टेड आइटम्स है उनको फॉरेन की तरह से रख लीजिए, फॉरेन कैटेगरी में रख लीजिए, एफ कैटेगरी में रख लीजिए, क्योंकि ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं, तो इसके लिए शिपिंग्स के लिए, क्लियरेंस के लिए, गवर्नमेंट की परमिशंस के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे तब आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह के आइटम्स को साइड कर लीजिए। मतलब आप जो मटेरियल मंगा रहे हो उसका मार्केट कैसा है, उसके बेसिस पे आपने मटेरियल्स को, अपने स्टॉक्स को बाइफरकेट कर दिया। तो गोल्फ मतलब गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेन, इस बेसिस पे आप इन्वेंट्रीज को बाइफरकेट कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे, और उसके बेसिस पे आपको कंट्रोल कर पाना इजी होगा। जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है उस पर कम कंट्रोल करिए, जो आपके लिए रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, ज़रूरत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी यूज़ किए जाते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, इस तरह के आइटम्स पे आपको कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये सारे टेक्निक्स ने, जितनी भी टेक्निक्स हमने अभी तक डिस्कस की, उन सब में आपको आपकी कैटेगरी, आपके मटीरियल्स के, आपके स्टॉक्स को कैटेगराइज कर दिया गया, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी कंजम्पशंस, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके कॉस्ट, इनके बेसिस पे, और जो ज़्यादा वैल्यूएबल रहे हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड रहे हैं, जिसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ लगी, उन पे आपको कंट्रोल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, राइट। इसी में एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमारी बच जाती है, दैट इज XYZ एनालिसिस। XYZ एनालिसिस क्या होता है, तो ये वे टू क्लासीफाई इन्वेंट्रीज आइटम अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी ऑफ देयर डिमांड और डिराइव्ड फोरकास्टेड कंजम्पशन। तो XYZ एनालिसिस में जब हम डिवाइड करते हैं इन्वेंट्रीज को, तो ये किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कि क्या वेरिएशंस आता है, हमने जो डिमांड फोरकास्ट की, या हमने जो किया कि इतना यूज होगा मार्केट में, इतना कंजम्पशन इसकी लगती है प्रोडक्ट्स की, उसमें कितनी वेरिएशन आती है। तो जो ज़्यादा वेरी करेंगे उनको अलग कैटेगरी में, जो कम वेरी करते हैं उनको अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर डिमांड की वेरिएशन के बेसिस पे हम अपने इन्वेंट्रीज, अपने स्टॉक्स को क्लासीफाई करेंगे। एक्स क्या कहता है, वेरी लिटिल वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स जो होंगे, इन्वेंट्रीज होंगे, वो स्टडी टर्नओवर के आइटम होंगे। मतलब ये जो फ्यूचर में डिमांड आप फोरकास्ट करते हो बिल्कुल वैसा ही चलता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आने की चांसेस नहीं होते। आपने जो एक्सपेक्ट किया उतना ही डिमांड आएगा, उतना ही कंज्यूम किया जाएगा, वैसा ही चलेगा। तो वेरी ऑफन है कि इसको आपको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएशंस भी बहुत कम है। वाई क्या था, सम वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स जो होते हैं वो स्टडी होते हैं, इसमें डिमांड जो होते हैं वेरी करती है, प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट किया उससे थोड़ा वेरिएशंस रहेगा कंपैरिजन टू एक्स, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि जो भी डिमांड में फ्लक्चुएशंस आई है, जो वेरिएशंस आई हैं, वो नॉन फैक्टर की वजह से आती हैं। आपको पता होता है कि ये वेरिएशन आनी ही थी, सीजन चला गया, या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऐसी है, कॉम्पिटिटर्स का कुछ एक्शंस आया, या इकोनॉमिकली कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो आप इसकी वेरिएशंस को फोरकास्ट कर चुके थे, आपको पता था कि ये ऐसा वेरिएशंस आएगा। तो इस तरह के आइटम्स को आप वाई कैटेगरी में रखेंगे, और जेड कैटेगरी में किसको रखेंगे, जो मोस्ट वेरिएशन वाले आइटम्स हो जाते हैं, जो मतलब बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रांगली फ्लक्चुएट कर गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप जेड में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कैजुअल फैक्टर्स की वजह से नहीं वेरिएबल हुए हैं, मतलब वेरिएशन नहीं है, इसकी फोरकास्टिंग इम्पॉसिबल थी, है ना, ये प्रेडिक्टेबल नहीं थी इसके वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स को आप जेड कैटेगरी में रख देंगे, इस तरह के मटेरियल्स को आप जेड। तो ये हो गया आपका XYZ एनालिसिस। तो ये पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स थी, और JIT को हमने अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।